हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हेलो अल्केन और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल स्टेट पढ़ चुके थे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है कि हेलो अल्केन की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। 1.5 मार्क्स में पूछा जा सकते हैं, 2 मार्क्स में भी कभी पूछ लेते हैं। तो देखो कि हेलो अल्केन को यदि वाटर में डिसॉल्व करना होता है ना, तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो देखो, फॉर हेलो अल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमको एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? हेलो अल्केन को यदि हमको वाटर में डिसॉल्व करना है, हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों सप्लाई करनी पड़ेगी? देखो, हेलो अल्केन में CX बॉन्ड पोलर है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। मालूम है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द हेलोजन। therefore हेलोजन एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। हेलोजन एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस तरह होगा। और ये हेलोजन और नेगेटिव चार्ज हेलोजन और पॉजिटिव चार्ज हेलोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। वाटर में क्या होता है? माइनस प्लस डेल्टा, माइनस 2 डेल्टा, प्लस 2 डेल्टा, ये सब 11 में पढ़ चुके हैं। तो देखो, O और H के बीच में H बॉन्ड होता है। तो हमको जब हेलो अल्केन को हम वाटर में डिसॉल्व करना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हेलो अल्केन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर ये जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उसको तोड़ना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो H बॉन्ड है, वो H बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। देखो, एक हेलो अल्केन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे हेलो अल्केन के साथ अटैच होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले कि हेलो अल्केन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो वाटर मॉलिक्यूल के जो बीच में H बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। और जब नया बॉन्ड बनता है ना अल्कोहल और वाटर के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब नया बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पे क्या होता है कि पहले वाटर मॉलिक्यूल में H बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब जब न्यू अट्रैक्शन जो होता है ना, इसमें अट्रैक्शन पहले के मुकाबले में, वाटर के मॉलिक्यूल में के मुकाबले में जो H बॉन्ड है ना, इसके कंपैरिजन में यहां पे अट्रैक्शन कम होगा, मतलब एनर्जी कम रिलीज होगी। मतलब देखो, यहां पे अट्रैक्शन होगा ना, वो कम होगा। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। और हमको मालूम है, हाँ, कौन सा अच्छा रहेगा? सबकी दानत क्या होती है? ज्यादा अट्रैक्शन वाले में रहेगी। इसीलिए उसकी हेलो अल्केन की वाटर में सॉल्युबिलिटी लो है। तो देखो, तो पूछा जाए द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन इन वाटर इज वेरी लो। व्हाई? एक्सप्लेन इट। तो देखो, for a hello alkane to dissolve in the water, energy is required to overcome the attraction between the hello alkane molecule. हेलो अल्केन के बीच में जो मॉलिक्यूल है, उसको अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, और ब्रेक द हाइड्रोजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल के लिए बीच H बॉन्ड है। हेलो अल्केन के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये हेलो अल्केन और हेलो अल्केन के बीच में अट्रैक्शन है, ये वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए, वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब बॉन्ड बनता है तो लेस एनर्जी इज रिलीज when न्यू attractions are set up between
हेलो अल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। जब हेलो अल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो नया अट्रैक्शन होगा ना, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी लेकिन कम रिलीज होगी। क्यों? देयर आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल H बॉन्ड इन वाटर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में जो ओरिजिनल H बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब अब वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हेलो अल्केन नहीं आ पाएंगे। मतलब हेलो अल्केन वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हेलो अल्केन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन इन वाटर इज लो, एक्सप्लेन। लेकिन हेलो अल्केन की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब हेलो अल्केन आर डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकती है आपको एग्जाम में कि अल्कोहल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो देखो, हेलो अल्केन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? तो इंटरेक्शन बिटवीन हेलो अल्केन एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर नहीं यहाँ। तो इंटरेक्शन बिटवीन हेलो अल्केन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट is nearly equal to the interaction between halo alkene molecule is nearly equal to the interaction between the solvent molecule। यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना तो हेलो अल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो नया अट्रैक्शन होता है ना, वो हेलो अल्केन और हेलो अल्केन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरएक्शन होता है ना, इंटरएक्शन जितना है, जितना अट्रैक्शन है उतना ही नियरली सेम है। इसीलिए हेलो अल्केन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज द स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड डिक्रीजेस। हमें टॉपिक, ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी एंड डायपोल मोमेंट, मैंने फिर से लिया है। तो देखो स्टेबिलिटी, FCl BRI, F2 हम I जाएंगे तो उसकी साइज इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। छोटी डंडी है, बड़ी डंडी है, तोड़ना है, किसमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा? छोटी डंडी में, मतलब वहां पे एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो RF की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी कम RCl, उससे कम RBr, उससे कम RI। हमने पहले पढ़ चुका है लेकिन मैंने फिर से स्टेप फिजिकल प्रॉपर्टी में साथ में ले लिया। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अभी देखो कार्बन कार्बन तो सेम ही है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होने से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? F का। तो ऐसा होना चाहिए, F की डायपोल मोमेंट इससे सबसे ज्यादा इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। CH3F की डायपोल मोमेंट CH3Cl से कम है। क्यों? ये पॉइंट भी मैंने ले लिया था आगे। तो F की साइज बहुत कम है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रो ड्यू टू लोअर इन साइज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी डायपोल मोमेंट कम है। तो याद रखना, ये दोनों टॉपिक रिवीजन था तो याद करवाने के लिए लिया साथ में। चलो कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। NCERT एग्जाम्पलर में जब भी आपको ऐसा बता दिया जाए कि उसके बॉइलिंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और एक ही फैमिली के हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं है वो पहले देख लो। Br 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 हेलो अल्केन ये सब तो फंक्शनल ग्रुप सेम है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। याद रखना, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस।
यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, 4। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, सबके सेम। तो पहले याद रखना, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, तो याद रखना ब्रांच इंक्रीज होगी, तो ब्रांच इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ब्रांच की हम बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी में ब्रांच ज्यादा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, तो पहले क्या करो, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं वो देख लो। सेम फंक्शनल ग्रुप है तो कहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो ब्रांच पे आ जाओ। तो देखो, ये Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्सरी है। यहां पे देखो, Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। यहां पे देखो, Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 1 कार्बन के साथ, ये प्राइमरी। तो हमको जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक टर्सरी है, 2 प्राइमरी है। तो टर्सरी की सबसे कम, मतलब हमारा थर्ड कंपाउंड में सबसे कम, वो तो समझ में आ गया। अब ये दोनों में क्या करेंगे, प्राइमरी होता है ना, तो प्राइमरी में ब्रांचिंग देखो, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल में ब्रांचिंग सबसे कम होती है, इससे ज्यादा आइसो में 1 ब्रांच होती है, नियो में 2 ब्रांच होती है। ब्रांच ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो याद रखना, प्राइमरी हो ना तो फिर सोचो, नॉर्मल है, आइसो है, यहां नियो है। नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आइसो का उससे भी कम होगा, नियो का इससे भी कम होगा। इसलिए प्राइमरी है तो देख लो, ये प्राइमरी है तो लीनियर चेन है, तो ये नॉर्मल है। और यहां पे देखो, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसके दूर वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे चले जाओ, उसके नेबर वाले कार्बन पे ब्रांच है, तो ये आइसो है। तो ये नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा है, सेकंड, फिर आइसो वाला फर्स्ट, फिर आ। हमको किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बोलो सबसे कम कौन सा आएगा, थर्ड, इससे ज्यादा फर्स्ट नंबर और उससे ज्यादा सेकंड नंबर। ये हमारा आंसर है। मेथड समझ लेना अच्छी तरह, किस तरह जाना है। पहले फंक्शनल ग्रुप की देख लो, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आ जाओ। कार्बन एटम जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कार्बन एटम भी सेम है तो ब्रांच पे आ जाओ, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 3 है ना, वो हेलो अल्केन है। ये ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन के बारे में सोचो, क्या है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन पोलर है। पोलर है तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हेलो अल्केन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। मतलब सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोकार्बन एक ही है, ब्यूटेन। तो 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन में इसका तो समझ में आ गया, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब रिमेनिंग में देखो, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, हेलोजन। ओके, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 आयोडोब्यूटेन में 4 कार्बन, 1 ब्रोमोब्यूटेन में 4 कार्बन, 1 क्लोरोब्यूटेन में भी 4 कार्बन। लेकिन हेलोजन फंक्शनल ग्रुप सेम, तो हेलोजन है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आयोडो है,
ब्रोमो है, क्लोरो है। हेलोजन में जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप की साइज इंक्रीज होती जाएगी, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो बोलो सब फ्लोरो है, नहीं क्लोरो, तो बाद में 1 क्लोरो ब्यूटेन, उसके बाद में आएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और उसके भी बाद में आएगा 1 आयोडो ब्यूटेन। तो 1 आयोडो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ब्यूटेन से ज्यादा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन से ज्यादा 1 ब्रोरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन से ज्यादा 1 आयोडो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो देखो, डेंसिटी में याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। हैलोजन का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। चलो, हमने जो 4 कंपाउंड दिया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो। चलो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है। अब नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यहां पे देखो हैलोजन कितने हैं? एक भी नहीं। यहां पे देखो हैलोजन कितना है? 1। यहां पे हैलोजन कितने हैं? 2। यहां पे हैलोजन कितने हैं? 2। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो सबसे कम नंबर ऑफ हैलोजन एटम इसमें है, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम नंबर दे तो फर्स्ट नंबर। इससे ज्यादा यहां पे एक हैलोजन है एटम है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखो, थर्ड और फोर्थ दोनों में 2-2 6-6 कार्बन है और 2-2 हैलोजन एटम है, लेकिन हैलोजन एटम सेम नहीं है। यहां पे ClCl है और यहां पे BrCl है। बोलो, ClCl और BrCl में किसका एटॉमिक मास ज्यादा हो जाएगा? Br वाला का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे 2 Cl वाला हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा एक Br और ACl। तो ये रहा हमारा आंसर, 1 2 3 4। अच्छी तरह कर लेना क्वेश्चन, देखते आगे। आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, आउट ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड विच एज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Cl। ओके, दोनों एक ही फैमिली के हेलो अल्केन। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे देखो 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 सेम है, लेकिन हैलोजन डिफरेंट है। यहां पे Br है और Cl है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Br और Cl में Br। तो इथाइल ब्रोमाइड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल क्लोराइड। अब यहां पे देखो, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, out of ortho dibromobenzene and para dibromobenzene which has higher melting point and why। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्थो का कंपैरिजन में पैरा होगा ना, तो इसमें सिमेट्री ज्यादा है। तो पैरा पोजीशन में सिमेट्री ज्यादा है, तो लेटिस में हम अरेंजमेंट करेंगे ना, तो इसमें इस पैकिंग करेंगे ना, तो इसकी पैकिंग अच्छी तरह होगी, इसके लिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है। याद रखना क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन, इंपॉर्टेंट याद रखना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। तो देखो, हेलो अल्केन में CX बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है।
तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ मूव कर जाएंगे, तो हैलोजन एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। मतलब हेलो अल्केन पोलर है, एंड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड हेलो अल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव। ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड हेलो अल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव, याद रखना। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन में फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा देखते हैं उसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो पहले हेलो अल्केन में हेलो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ मूव कर गए, तो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कम होगा। ऐसा रहेगी यार मेरा इलेक्ट्रॉन हैलोजन ले गया, यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। मतलब इलेक्ट्रॉन का वो रिच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयर ज्यादा है, ओके। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो है ना उससे ज्यादा होती है, उससे मतलब इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पे जो CX बॉन्ड में जो यहाँ पे हैलोजन होता है ना उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैलोजन। तो हैलोजन के कंपैरिजन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना उसकी वो न्यूक्लियोफिलिक की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ भी न्यूक्लियोफिलिक की ज्यादा होती है। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो हेलो अल्केन के पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करता है। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एक कार्बन के साथ अटैच हो गया और यहां से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। तो हैलोजन है ना लिविंग ग्रुप है, हैलोजन कौन सा ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। इज वो रिमूव होगा, डिपार्ट होगा इन फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन X- आयन। देखो क्या हुआ, यहां से न्यूक्लियोफिलिक ने कार्बन पे अटैक किया और यहां से हैलोजन डिपार्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। इट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले हेलो अल्केन पे कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से जो हैलोजन अटैच है वो निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का है ना वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन में देखो सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, कहां से कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करता है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, hence it is called nucleophilic substitution reaction। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, hence it is called nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये सब लिख लो, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।